हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आर्ट्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे। थोड़ा सा गैप हो गया लंबे दिनों का, तो आज से हम लोग एक छोटा सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं क्लास 11th के लिए। खास करके जो बच्चे 11th में अभी आए हैं, 10th पास आउट हुए हैं और अपने सब्जेक्ट को चुनने को लेकर के अगर वो थोड़ा सा असमंजस में है, डायलेमा में है, तो वो बच्चे बेफिक्र होकर के अगर वो आर्ट्स लेना चाह रहे हैं तो हमारी संस्था से जुड़िए। 11th का क्लास जो है वो शाम में इवनिंग में 4 से 6 चलाया जा रहा है और 12th इंग्लिश और 12th हिंदी का भी जो है वो बैच चलाया जा रहा है। एक बार मैं आपको लिख देता हूँ टाइम, जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे। 11th का जो बैच है, 11th का बैच आर्ट्स के लिए 11th का जो बैच है वो 4 से 6 चलाया जा रहा है। जो 12th का बैच है, 12th का 2 बैच 12th का है। एक बैच 12th का हिंदी मीडियम का है, एक बैच 12th इंग्लिश मीडियम का है। हिंदी मीडियम का बैच 3 से 5 चल रहा है और इंग्लिश मीडियम का बैच 4 से 6 चल रहा है। तो जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम 12th के लिए जोड़ना चाहें या 11th के लिए जोड़ना चाहें तो वो बिल्कुल जुड़िए हमारी आर्ट्स पाठशाला की संस्था से। अगर आपको लगे कांटेक्ट करने के लिए तो 7274893911 पे आप उनसे कांटेक्ट करिए, या फिर आप गूगल पे जा करके आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, वहां भी नंबर डाला हुआ है, आप उसके माध्यम से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्या करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर पहला है, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशंस व्हाई एंड हाउ, संविधान क्यों और कैसे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि संविधान क्या है, संविधान कब बना, किसने बनाया, किस पर्पज से बनाया गया, है ना। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा शुरू जो होता है वो शुरू यहीं से होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, संविधान है क्या, संविधान किसे कहते हैं, है ना। तो चलिए यहां से कहानी को शुरू करते हैं। ये क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है फर्स्ट। सबसे पहला सवाल है कि संविधान है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। देखिए छोटा सा वीडियो होगा, 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा, टॉपिक बाय टॉपिक जाते रहेगा और फिर एक बार लास्ट में जब चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा तो एक साथ इसको कंपाइल करके डाल दिया जाएगा। छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आप तुरंत इसको क्विक रिवीजन कर सकते हैं। आइए संविधान क्या है पहले इसके बारे में हम लोग देखते हैं। व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। गौर करिएगा जरा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट लाइक समझ लिए कलेक्शंस ऑफ रूल्स एंड लॉ, यानी एक तरीके का रूल और लॉ का कलेक्शन है। ये एक बुक है, लॉ और रूल का एक बुक है। और ये बुक जो है जो गवर्नेंस से रिलेटेड होता है, यानी देश की जो सरकार होती है ना वो कैसे चलाएगी किसी भी कंट्री को, किसी भी, इसको एक कंट्री काट लीजिएगा, किसी भी कंट्री या किसी भी क्षेत्र को सरकार कैसे चलाएगी, ये कहां मेंशन होता है, ये मेंशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए देखिए डेफिनेशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड लॉज, रूल्स एंड लॉ का कलेक्शन है। इट रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ एनी कंट्री, यानी देश की सरकार कैसे चलाई जाएगी ये डिपेंड करता है कहां के, वहां के संविधान पे कैसे चलाई जाएगी। या एक और छोटा सा बात आप याद कर लिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज द रूल बुक। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बच्चा, रूल बुक है फॉर द स्टेट। किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक रूल बुक होता है। इट सेट आउट, जिसको सेट किया जाता है द फंडामेंटल प्रिंसिपल, यानी कि सेट बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड विच द स्टेट इज गवर्न, यानी एक स्टेट को चलाने के लिए, एक स्टेट को गवर्न करने के लिए उसमें कुछ प्रिंसिपल लिखे होते, कुछ सिद्धांत लिखे होते, कुछ उद्देश्य लिखे होते हैं और वो सिद्धांत और उद्देश्य के माध्यम से देश को चलाया जाता है। तो उसी चलाए जाने का जो एक बुक है, उसी बुक का नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। आप एक छोटे से परिवार में हम लोग रहते हैं या बड़े से परिवार में रहते हैं, किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, तो उस क्षेत्र को, उस परिवार को चलाने के लिए भी अपना एक नियम कानून बना होता है। तो आप इतने बड़े देश को जब चला रहे हो तो उसके लिए भी तो जरूरी है, तो ये संविधान हमारे लिए जरूरी हो जाता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा और संविधान पे बात करते हैं। कहता है कि थ्रू दिस गवर्नेंस, मतलब इसके द्वारा, संविधान के द्वारा, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री, यानी जिस देश की सरकार है, यानी जहां का संविधान है और उस देश का जो सरकार है, हैज सॉवरेनिटी, मतलब वो खुद पर डिपेंडेंट हो जाता है, यानी वो काम करने लायक हो जाता है, वो खुद से अपने आप पे निर्भर होकर के राज्य को, देश को चलाता है। देखिए लिखा, सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, संप्रभुता, संप्रभुता। इसका मतलब डिपेंडिंग ऑन इटसेल्फ और ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, खुद पे डिपेंडेंट या संविधान पे निर्भर। एंड वॉट एवर रूल्स एंड लॉज मेक्स द पीपल्स ऑटोमेटिकली फॉलो देम। अब लोग क्या मानेंगे,
आप पता होगा आपके भारत जैसे देश में, हम लोग जिस देश में रह रहे हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग सबों का जाति है, अलग अलग कल्चर है। अगर हम उस कल्चर, जाति, कास्ट जिसको बोलते हैं, रिलीजन को मान के चलिएगा, तो फिर तो देश में एक यूनिटी का बात जिसको करते हैं वो तो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि सभी धर्मों का फिलॉसफी अलग अलग होता है। तो अगर आप उस बेस पे देश को चलाइएगा तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो क्यों ना उन सबको एक जगह ला करके एक ऐसा सेट बनाया जाए, एक ऐसा बॉक्स बनाया जाए जिसको सब फॉलो करें। और ये एक ऐसा बॉक्स होता है, एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर जितने भी कास्ट, जितने भी रिलीजन, जितने भी कल्चर, जितने भी कम्युनिटी, जितने भी रीजन के लोग हैं, सब एक जैसे फॉलो करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, सब अलग अलग फॉलो करेंगे तो उनके लिए भी दिक्कत है, हम लोगों के लिए भी दिक्कत हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है संविधान ही एक ऐसा जगह होता है जहां पर सबको बराबर रखा जाता है। सरकार को भी चलाने में आसान होती है, सरकार को रूल बनाने में भी आसान होती है। अदरवाइज धर्म के आधार पर आप चलाइए, कल्चर के आधार पर चलाइए, तो फिर देश कैसे चल पाएगा, आप खुद ही सोच के देख लीजिए। इसलिए उस देश को प्रॉपर वे में चलाने के लिए, है ना, एक देश के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उसकी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें जरूरत पड़ जाता है किसका, संविधान का। तो शायद आप समझ गए होंगे। तो लोग कब फॉलो करेंगे, जब एक कॉमन होगा। क्लियर है। अब दुनिया में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन है ना, अलग अलग टाइप के संविधान है। तो अब हम लोग टाइप देख लेते हैं। क्या कहता है कि देयर आर द मेनली टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया में कितने तरीके के संविधान होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जिसको आप लोग हिंदी में, हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में रिटन को बोला जाता है लिखित संविधान। लिखित संविधान इसी को बोला जाता है अलिखित संविधान, अलिखित संविधान, या इसी को हम लोग बोलते हैं मौखिक संविधान। आप जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। अब बच्चे में कंफ्यूजन क्या होता है, बच्चे में कंफ्यूजन ये होता है कि अगर ये रिटन है और ये अनरिटन है, तो इसका मतलब एक साफ साफ हो जाता है, बच्चे समझ जाते हैं कि सर रिटन है मतलब लिखा हुआ होगा, और अगर अनरिटन है तो लिखा हुआ नहीं होगा। नहीं, क्लियर कर लीजिए कंफ्यूजन को। रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन होंगे ना, दोनों के दोनों रिटन फॉर्म में ही होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई रिटन होगा कोई रिटन नहीं होगा, दोनों के दोनों रिटन फॉर्म में ही होंगे। हाँ, बशर्ते क्या कि दोनों के जो नेचर होते हैं, दोनों का जो अपना एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, दोनों में डिफरेंस हो जाता है। तो पहला एक चीज आप क्लियर कर लीजिए कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों संविधान रिटन ही होंगे, दोनों के दोनों कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में होंगे। अब दोनों का क्या बेसिक डिफरेंस होता है, हम लोग उस पर बात करते हैं। आइए सबसे पहला बात करते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है दैट डेफिनेटली मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। यानी कि कहा जाता है कि आप रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलिएगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आप पकड़िएगा, कौन रिटन है कौन अनरिटन है। तो रिटन को पकड़ने का तरीका है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक सभा के द्वारा बनाया जाएगा, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। यानी कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो किसके द्वारा बनाया जाएगा, वो किसके द्वारा बनेगा, तो वो बनेगा संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा। ये पहला फीचर हो गया, फीचर नंबर 1। यानी इसको बनाने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, इसको बनाने वाला एक सभा होगा, टीम होगा। दूसरा, जुडिशियरी हैज मोर पावर। याद रखिएगा, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहां पर जो न्यायिक सिस्टम होगी ना, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, जुडिशियरी सिस्टम, एंड कैन यूज टू जुडिशियल रिव्यू टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी संविधान में जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान दिया जाएगा कि सरकार अभी कोई कुछ कर रही है, सरकार कोई कानून बना रही है, सरकार किसी संविधान में संशोधन कर रही है, तो उसको रिव्यू करने का, उसको एक तरीके से अपहोल्ड करने का, उसको देखने का जो सबसे सुपरिटी दी गई है, अथॉरिटी दी गई है, वो अथॉरिटी किसको दी गई है, वो दी गई है जुडिशियरी को। तो ये भी याद रखिएगा कि जुडिशियरी हैज मोर पावरफुल, वहां पर जुडिशियरी ज्यादा पावरफुल होगा। और एक और बेसिक चीज कि डेट विल बी स्पेसिफाइड। याद रखिएगा, जो लिखित संविधान होगा ना, वहां पर डेट स्पेसिफाइड होगा, डेट मेंशन होगा कि कितने तारीख को संविधान आया, है ना, कब लागू किया गया, ये सब मेंशन होता है। आप अपने भारत के संविधान में देख लीजिए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। भारत के संविधान में देखिएगा, भारत के संविधान सभा ने भारत के संविधान को भारत के संविधान सभा ने बनाया। जुडिशियरी अपने यहाँ ज्यादा पावरफुल है। ज्यादा पावरफुल मतलब क्या कि सब चीजों पे निगरानी रखता है, संविधान के जितने भी लॉज बने हुए उन सबको मेंटेन करने का काम करता है। और डेट भी देखिएगा स्पेसिफाइड है। तो इसका एग्जांपल कर लीजिएगा आप, इंडिया, अमेरिका, जापान, ये सब का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और अमेरिका जो है वो फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाला कंट्री है, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाला कंट्री है अमेरिका। 1787 में आया, 89 में लागू हुआ था। तो कहीं कहीं ये भी लिखा मिलेगा 89, एक मिनट थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पर, 1789। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट में, अब आते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बस इतना ही टॉपिक आज का हमारा रहेगा, छोटा छोटा टॉपिक रहेगा, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन।
अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन विच इज नॉट मेड बाय एनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो तो पहले से क्लियर हो गया कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा, जो अनरिटन होगा वो संविधान सभा के द्वारा नहीं बनाया जाएगा। बट देयर इज द एविडेंस ऑफ ट्रेडिशन। देखिए ये किसका एविडेंस होगा, ये ट्रेडिशन का एविडेंस होगा। एंड लॉ पास्ड बाय टाइम टू टाइम, समय के साथ ट्रेडिशन, समय के साथ क्या बोलते हैं लॉ, ये सब बदलते रहेंगे। हाँ, ट्रेडिशन बदलने का मतलब क्या है, जो फॉलो कर रहे हैं वो करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत अगर सुधार की जरूरत होगी तो वो समय के हिसाब से बदलते रहेगा। यानी ऐसा होगा जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी, बदलने की संभावना ज्यादा होगी। अच्छा, एक और अंतर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो फ्लेक्सिबल भी होगा, रिजिड भी होगा, जरूरत के हिसाब से होगा, लेकिन ये मैक्सिमम फ्लेक्सिबल होगा, ये जरूरत के हिसाब से बदल दिया जाएगा। ये कंट्री क्या होगा, ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्लियामेंट हैज हाईएस्ट अथॉरिटी। जैसे वहां पर याद करिए जुडिशियरी कॉन्स्टिट्यूशन हाईएस्ट अथॉरिटी में होता था। एक और बात उसमें कर लीजिएगा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो हाईएस्ट अथॉरिटी होगी, और यहां पर क्या होगा, पार्लियामेंट हाईएस्ट अथॉरिटी होगी। यानी सबसे बड़ा डिसीजन मेकर जो होगा वो पार्लियामेंट होगा, जो जैसा चाहेगा वैसा कर सकता है। इसमें डेट कोई भी स्पेसिफाइड नहीं होगा, डेट कोई भी स्पेसिफाइड नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, ब्रिटेन देख लीजिए, न्यूजीलैंड देख लीजिए, इजराइल देख लीजिए, सबका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। फर्स्ट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाला कंट्री अगर है तो वो कौन सा है, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाला ब्रिटेन है ना, जिसने मैग्ना कार्टा लाया था 1215 ईयर में। ये साल में इस ईयर में ये क्या किया था, 1512 ईस्वी में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आया। मैग्ना कार्टा लाया गया। मैग्ना कार्टा मतलब अपर कास्ट के जो लोग हैं, उच्च जाति के लोग हैं, उनके लिए सुरक्षा का बात की गई, उनकी अधिकार का बात किया गया था पहली बार। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला एग्जांपल आप ब्रिटेन कर लीजिएगा। तो बेसिक सा अंतर था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में डेट होगा, अनरिटन में नहीं होगा। वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा पावरफुल होगा, यहाँ पार्लियामेंट ज्यादा पावरफुल होगा। वहां पर संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा, इसको कोई संविधान सभा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शायद आपके दिमाग से ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। फिर ऐसे ही छोटे वीडियो के साथ हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में कल मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमको भी फायदा हो, आपको भी फायदा हो, और कुछ ज़्यादा हम लोग काम कर सके इस पे। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि अभी के समय में ना एजुकेशन को हम लोग प्रायोरिटी देते ही नहीं है। एजुकेशन को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, सबसे पहली प्रायोरिटी एजुकेशन को होनी चाहिए। हम लोग अभी के समय में दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं, एजुकेशन को नहीं देते हैं। हमारा मुहिम यही होगा, हमारा प्रयास यही होगा कि एजुकेशन फर्स्ट, बाकी सब कुछ सेकेंड, थर्ड जो करना है आप करिए। तो पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।